हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए पेपर की डेट आ चुकी है और आपके मई में और जून में पेपर हैं। 3 से 19 जून तक मई तक है, फिर उसके बाद में कुछ जून में भी पेपर हैं। तो आपको अब डेट तो पता चल गई कि मई में है पेपर। अब आप एक चीज़ का अंदाज़ा ये लगाइए कि आपके सामने जो भी है ये अप्रैल ही बचा है, 1 महीना बचा है, क्योंकि 3 तारीख से पेपर स्टार्ट है। तो इसलिए अब आपको इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिल जाए आप उस पर फोकस करके और जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट उतने ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट पर फोकस करके प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा खासकर जीएस और इंग्लिश को तो दबा के करना है, ठीक। और दोस्तों देखिए, ये कोशिश मत किया करिए कि भले ही आप उसको 2x पे लगा के या 1.5x पे लगा के, जिसको भी वीडियो स्लो लगता है तो दोस्तों आप उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, क्योंकि देखिए मैं अगर स्पीड बढ़ा दूंगा तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इनकी वजह से मुझे सबको देख के चलना है। मैं किसी एक के ऊपर डिपेंड होकर नहीं चल सकता कि यार कि दोस्त आपको नहीं समझ में आया तो मैंने उसको स्पीड धीमे कर दी, या आपको नहीं समझ में आया तो मैंने स्पीड तेज कर दी। तो दोस्तों देखिए, उससे किसी ना किसी का तो नुकसान होगा। तो इसलिए जिसको अगर स्लो लगती है तो वो अपनी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात जिसको तेज लगती है तो उसमें भी स्लो का ऑप्शन है, आप वो भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा हुआ है निम्न में कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारतीय पिस्टल शूटर हैं। क्या क्या नाम लिखे हैं, सुमा सिरूर लिखा हुआ है, तेजस्विनी सावंत लिखा हुआ है, काजल सैनी और हीना सिद्धू लिखा हुआ है। तो देखो जो है ये हीना सिद्धू जो हैं, यही जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर बनी थी। और ये कब हुआ था, 7 अप्रैल 2014 को। तो यहाँ पे सही आंसर हीना सिद्धू है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है। तो सबरीमाला कहाँ पे है, केरल में, तेलंगाना, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है। केरल जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये उसके अंदर स्थित है, ठीक है। कौन सा, सबरीमाला, ठीक है। एक तरीके का ये जो धर्म संस्था मंदिर है ये बहुत से दान वान भी देता है, बहुत कुछ करता है, ये अस्पताल वगैरह भी है। चलिए 43 नंबर लिखा है दाब मापने की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर, कैंडला, केल्विन और पास्कल। तो दाब मापने की जो एसआई मात्रा इकाई है वो क्या है, पास्कल है, ठीक है। दाब की पास्कल होती है, विद्युत धारा जो होती है उसकी क्या होती है, एम्पियर होती है। ज्योति तीव्रता की कैंडला होती है और ऐसे ही ताप की केल्विन होती है। चलिए 44 नंबर निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो किसको माना जाता है, जॉन डाल्टन को, ऑटो हैन को, रॉबर्ट बॉयल को या बिलियर्ड गिब्स को। तो देखो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जो है वो जॉन डाल्टन को माना जाता है, ठीक। किसको माना जाता है, जॉन डाल्टन को, ठीक है। इन्होंने 2 नियम दिए थे, 2 नियम जो थे उनकी व्याख्या की थी सही तरीके से। कौन कौन से, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। चलिए विटामिन B12 आमतौर पर में मौजूद नहीं होता है। किस में मौजूद नहीं होता है विटामिन B12, देखिए दुग्ध उत्पादों में, मत्स्य उत्पादों में, कुक्कुट उत्पादों में या वनस्पति आधारित उत्पाद खाद्य पदार्थों में, ठीक। तो देखो जो B12 होता है ये जो है वनस्पति खाद्य आधारित खाद्य पदार्थ जो होते हैं ये इनके अंदर उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। विटामिन B12 जो है वह आवश्यक विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। जो हमें कौन कौन दे सकता है, जैसे मांस देता है, मछली देता है, जैसे डेयरी वाले जितने भी उत्पाद हो गए ये सब हमको B12 जरूर देंगे, तो याद रखिएगा। 46 नंबर देखिए, महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, कौन से होते हैं। चलिए महासागरीय गर्त, गंभीर सागरीय मैदान या महाद्वीपीय ढलान या महाद्वीपीय ताक। तो देखो यहाँ से आप ढलान के ऊपर ये ढलान के ऊपर आप ढलान पे मत चले जाइएगा, ये जो ढलान लिखा है ये महाद्वीपीय ढलान पे मत चले जाइएगा, ठीक है। जो महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको सागरीय मैदान क्या कहते हैं, गंभीर सागरीय मैदान क्या कहते हैं, गंभीर सागरीय मैदान, जिनको डीप सी प्लेन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यही कहे जाते हैं ये महासागरीय द्रोणी मामूली ढलान वाले क्षेत्र। चलिए 47 नंबर देखिए, 47 नंबर में क्या है, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। अच्छा राजस्थान राज्य में, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन, क्योंकि लोगों के दिमाग में चलता है वहाँ तो जो है रेगिस्तान है, वहाँ तो किसी का उद्गम हो नहीं सकता है, ठीक। तो
निम्न में कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से है? तो नर्मदा, बनास, चंबल या माही। तो ये जो बनास लिखा हुआ है इसी का जो उद्गम स्थल है ये राजस्थान में है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, कौन से जिले से? तो ये राजसमंद जिला जो है, जो अरावली पहाड़ियों, जो अरावली पर्वत है उनकी श्रेणियों में कुल्लभगढ़ के पास बीरों के मठ से निकलती है। खैर इतना के अंदर पूछा नहीं जाएगा। चलिए, जब इब्ने बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो कौन कौन दिखा है? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो जब इब्ने बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और जो इब्ने बतूता था ये कहाँ का यात्री था? तो ये अफ्रीकी यात्री था। इसने अपनी यात्रा कब से प्रारंभ की थी? 1333 ईस्वी से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सिंध में ये पहुंचा था। ठीक है, और यहाँ जो है दिल्ली के काजी जो पद होता था उस समय पे उस पर नियुक्त हो गया था और कई सालों तक, कई वर्षों तक जो है ये इसी पद पर बना भी रहा। चलिए, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? चलिए, 2014, 2018, 2006, 2010। तो जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी ये 2010 में की थी। किस में की थी? 2010 में। इसमें भारत ने कितने कितने के पदक जीते थे? इसमें 38 पदक स्वर्ण पदक जीते थे, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते थे। चलिए 50 देखिए, शिमगोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फाल्गुन के महीने में यानी कि मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, गोवा, सिक्किम, हरियाणा या मेघालय। तो ये जो शिमगोत्सव जो लिखा है इसको मैंने याद किया था, ये गोत्सव, तो गोत्सव में गो आता है, ऐसे ही ये गोवा का है। ठीक है, ये मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार किसे फाल्गुन महीने में जो मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है। चलिए 51 नंबर देखिए, निम्न में किसके द अवस्थीज ऑफ आम नगरी नामक उपन्यास लिखा है? किसने लिखा है? देवाशीष परिग्रही, सरबजीत सिंह, चेतन भगत या सुभा शर्मा। तो ये द अवस्थीज ऑफ आम नगरी ये किसने लिखी है? ये सुभा शर्मा की बुक है। ठीक है, ये उपन्यास है सुभा शर्मा का। चलिए, निम्न में किस वर्ष में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था? अभी जल्दी में ही मैंने बताया था, ये अभी किसी सेट पेपर में आया हुआ था, इसी से रिलेटेड मैंने वहां पे ये क्वेश्चन नहीं था कार्नवालिस कोड कब लागू हुआ था, बट वहां पे मैंने जब एक्सप्लेन किया था इस क्वेश्चन को तब मैंने आपको इसका सन बताया था। तब क्या सन बताया था? 1793। कार्नवालिस कोड जो था ये मई 1793, वहां पे मैंने ये भी बताया था कि मई 1793 में ये करवाया गया था। ये कोड क्या था? क्या इसका मतलब था? शक्तियों का पृथक्करण। ये सिद्धांत पर आधारित था जो ठीक है। चलिए फिर 53 नंबर देखिए, फिर क्या लिखा हुआ? संविधान की निम्न में किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? संविधान की निम्न में किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन का प्रावधान है? चलिए, किस में है? दूसरी में है, छठी में है, सातवीं में है, चौथी में है, सातवीं में है। तो दोस्तों किस में है? ये चौथी अनुसूची में जो है ये राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों को जो सीटें आवंटित की जाती हैं उसी में है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति तथा जो अन्य पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन है। छठी अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जो हैं इनकी जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उसके संबंध में, उनके प्रशासन के संबंध में उपबंध दिया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन करती है, ये उसके बारे में वहां पे बताया गया है सातवीं अनुसूची में। चलिए 54 देखिए, 54 में क्या लिखा हुआ है? 54 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी खारे पानी की एक झील है? नैनीताल, लोकटक, कोल्लेरू, पैंगोंग त्सो। ठीक, तो ये जो खारे पानी की जो झील है ये हमारी पैंगोंग त्सो जो लिखी है यही झील है। ये लद्दाखी भाषा में पैंगोंग का जो अर्थ होता है ये लद्दाख में पड़ती है। जो लद्दाखी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? समीपता यानी कि नजदीक बहुत ज्यादा, या तिब्बती भाषा में जो सो लिखा है आधा ता और सो का अर्थ क्या होता है? झील।
तो यानी कि समीपता की झील बोला जाता है। ठीक है, ये झील लद्दाख के हिमालय में 14,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर जो है स्थित है। और बाकी जो चिल्का झील है ये दुनिया की जो है झील जो है एशिया की सबसे बड़ी, दुनिया की नहीं सॉरी, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील जो है एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। चलिए 55 नंबर देखिए, निम्न में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? पहले भारतीय गवर्नर की बात आ जाए तो CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख, ये तीसरे ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा। और इन्होंने जो है 1943 में ब्रिटिश राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक, और इन्होंने ब्रिटिश राज्य ने ही इनको सर की उपाधि भी दी थी, सर CD देशमुख हो गए थे ये। और उसके बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में सेवा दी थी। चलिए 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की? तो कब अटल पेंशन योजना शुरू की थी? 2018, 2015, 2020 या 2014? तो जो अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी वो दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी। ठीक, 1 जून 2015 को, 1 जून 2015 को ये अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। और इसमें होता क्या था, जो 60 वर्ष की आयु होने के बाद यानी कि 60 वर्ष से जो ज़्यादा के लोग थे उनको 1,000 से 5,000 तक रुपए उनके पेंशन के रूप में प्रतिमाह दिए जाते थे। चलिए 57 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार के आदेश के बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। किसके आदेश के बिना? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति। तो देखो, जब भी कभी भारत में जो सर्वोच्च पदों के किसी भी मतलब को हटाना होता है तो वो कौन हटा सकता है? वो राष्ट्रपति की बिना अनुशंसा या राष्ट्रपति के बिना अनुमति के ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो राष्ट्रपति की अनुमति से, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं हटाया जा सकता है। ठीक, चलिए फिर 58 नंबर देखिए, वर्ष 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी, हेनरी वॉलपोल, जॉन हॉजसन, थॉमस हिक्की। तो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किसे किया गया था? तो ये कॉलिनी मैकेंजी जो था, इसी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। और इसे जो है 1815 से 1821 तक इस पद पर रहा था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि सदिश है? विद्युत धारा, विद्युत फ्लक्स, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो वेक्टर राशि पूछी गई है यानी कि सदिश राशि, तो विद्युत क्षेत्र होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? एक दिशा होती है। ठीक है, क्योंकि किस दिशा में चल रही है, वो जिस दिशा में चल रही है तो उसी दिशा में सब पूरा फ्लो चलता है। ठीक, सदिश राशियां होती क्या क्या हैं? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उन्हीं को सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, विस्थापन, संवेग हो गया, बल हो गया, ये सब जो है इसके सदिश राशियों के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखिए 60 नंबर देखिए, आप लोगों के कहे अनुसार ही मैं जल्दी ही थोड़ा सा कर रहा हूं, और बाकी मैं देखिए एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं, साथ में आपको थोड़ा सा ये भी है कि जल्दी हो जाए, तो इसलिए मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं। अब तो पेपर की डेट आ गई है तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना भी चाहिए। शरीर के ऊतकों में निम्न में किस धातु के अधिक जमाव यानी कि डेपोसिशन के सिडरोसिस होता है? यानी कि अधिक जमाव से सिडरोसिस हो जाता है, कि किस ऊतक के अधिक जमाव से जो है सिडरोसिस हो जाता है? चलिए, लौह, जस्ता, कोयला या एल्युमिनियम। देखो बॉडी में कोयला ये है इस तरीके से कभी नहीं जमता, बाकी जस्ता, एल्युमिनियम ये भी जमते नहीं है। लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है बॉडी में, लौह में यानी कि खून में। तो जब ये जम जाएगा तो सिडरोसिस इसी के रोग, इसी के जमने से या इसी के अधिक जमाव से हो जाता है। ठीक है, ये एक तरीके की, ये समझ लीजिए फेफड़े से रिलेटेड बीमारी है। जब जैसे लोहे के जो कारखाने होते हैं, आप जब वहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि सांस के माध्यम से जो है लोहे के कण जो है वो हमारे फेफड़ों तक पहुँच जाते हैं और वो फेफड़ों में जाम हो जाते हैं, तो यही बीमारी हो जाती है सिडरोसिस। क्या? सिडरोसिस। ये सिडरोसिस जो है लोहे का फेफड़े में जमना जो है सिडरोसिस बना देता है।
चलिए 61 नंबर, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? आज तक आपने जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, निर्माण किसने करवाया था, उसको पूरा किसने कराया था, किसके शासनकाल में हुआ था, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़ते कि उसमें कितनी मंजिलें हैं। ठीक है, चलिए, तो दिल्ली की जो कुतुब मीनार थी इसमें 5 मंजिलें थी दोस्तों। कितनी मंजिलें थी? 5। तो देखो दोस्तों, हुआ क्या था, जो दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था उसकी पराजय यानी कि उसकी हार जब हुई थी, तो उसके तुरंत बाद जो है 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो एक राजा था ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में जो है उसने इसकी नींव रख दी थी। फिर हुआ क्या कि इस इमारत की जो है 5 मंजिलें हैं टोटल, ये तो आपको अभी बता दिया। इस मीनार की जो पहली मंजिल थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट कराई। फिर उसके ऊपर की जो 3 मंजिल थी वो इल्तुतमिश ने पूरी कराई थी। फिर जो 5वीं जो मंजिल थी वो निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है, और प्रत्येक मंजिल में एक बालकनी है जिसका आधार लगभग 15 मीटर का है। बस यहां से आपसे और कुछ नहीं। देखो ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। इसको पूरा किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। जो बीच में बेचारा इल्तुतमिश है, इसके बारे में बहुत कम पूछा जाता है। उसने 3 मंजिल बनवाई थी, मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन उसका कहीं जिक्र ही नहीं होता है। चलिए, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? मामलुक राजवंश का संस्थापक तो रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मामलुक राजवंश जो आता है इसका जो संस्थापक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी तो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। इसमें जो इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था और गुलाम था। ठीक है, इसी ने जो है बाद में उसको मार के जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी क्योंकि वो खुद गुलाम था। चलिए 63 नंबर देखिए, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर फरवरी 2022 में किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? फिलीपींस, जर्मनी, पेरू या नीदरलैंड? दोस्तों देखिए, जर्मनी के हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो दूसरी बार चुना गया, दूसरा अभी बाकी इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे विवाद वगैरह जो एंजेला मार्केल की वजह से, ये वहाँ की वजह से ज़्यादा जो है फेमस हो गए हैं कि एंजेला मार्केल जो वहाँ की चांसलर थी। ठीक है, अब ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और ये एंजेला मार्केल की जो सरकार थी, तो ये सरकार जो थी उसमें ये विदेश मंत्री रह चुके थे। चलिए 64 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 27 फरवरी 2022 को लीग कप खिताब जीता था? तो कौन कौन है? लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पेरिस सेंट जर्मेन। तो किसने किसने जीता था? मतलब जो 27 फरवरी को जो लीग कप खिताब जीता था तो वो किसने जीता था? तो दोस्तों ये लिवरपूल ने जीता था। ठीक है, और इसने किसको हराया था? तो चेल्सी फुटबॉल क्लब को हराया था पेनाल्टी शूट आउट में, 11-10 से हराकर लीग कप जीता था। चलिए 65 नंबर देखिए और लास्ट क्वेश्चन है ये, वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी का फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो सोनी रामदीन, सुनील एम्ब्रिस, एस्ले नर्स या रिचर्ड ऑस्टिन। तो किसका हो गया? तो जो सोनी रामदीन थे ये इनका भी 2022 में निधन हो गया है। और ये जो थे ये वेस्ट इंडीज टीम के जो है स्पिनर खिलाड़ी थे, मतलब स्पिन गेंदबाजी करते थे। ये 92 साल की एज में लगभग इनका जो है निधन हुआ है। और रामदीन ने जो थे 43 टेस्ट खेले थे जिसमें 28.98 के औसत से 158 विकेट लिए थे, जो कि आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कहाँ से थे? ये वेस्ट इंडीज से थे बस, बाकी और आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन वेस्ट इंडीज से था? सोनी रामदीन, जिसका अभी फरवरी में निधन हो गया। चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे यहाँ के 25 क्वेश्चन थे जीएस के, आज देखिए मॉडरेट तो नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। आज का पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं था, सरल था, बढ़िया क्वेश्चन थे। कोशिश ये कीजिएगा कि इसमें 22-23 क्वेश्चन आप 100% सही कर लें। अगर आप करंट के क्वेश्चन अभी नहीं पढ़े हैं तो आप उनको छोड़ के तो भी आपको 20 क्वेश्चन लगभग सही करने चाहिए। इस पेपर में लगभग आपके 20 क्वेश्चन जो हैं 100% सही होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको देखिए ये सेशन अच्छा लगा है और तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।